हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को इस टॉपिक से डर भी लगता है, इस टॉपिक से प्यार भी होगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस क्या है, एबीजी एनालिसिस क्या है, इस पे बनने वाले MCQ को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और मैं इतना भरोसा दिलाता हूं बच्चों, आज के नेक्स्ट 2 आवर की क्लास के अंदर हर एक बारीकी पे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और क्लास फिनिश होने के बाद जब आप क्लास से बाहर निकलो तो यू शुड फील प्राउड योर सेल्फ कि यस आई डिड इट। आज ये टॉपिक आप लर्न कर लोगे बच्चों। मैं हर उस कॉजेज के बारे में डिस्कस करूंगा, हर टफ से टफ MCQ आपके सामने पुट करूंगा, इजी से इजी MCQ आपके सामने पुट करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक बहुत बड़ी क्वेरी जो है आज मिनिमाइज हो जाएगी। यहां पर 1 से 2 MCQ ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपसे पूछता है और ज्यादातर बच्चों को बहुत फियर होता है बच्चों। और आई होप कि ये फियर मैं आज आपका खत्म करने में कामयाब रहूं। पेन और डायरी या नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे पैरामीटर होंगे जो आपको नोट डाउन करने होंगे साथ में। तो पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा और मेरी कोशिश होगी एक टफ टॉपिक को इजी वे में आपके सामने डिलीवर करूं। सॉरी। तो स्टार्ट करें बच्चों। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और वी कैन से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। नीयत अच्छी और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि किसी भी इंसान की नीयत अच्छी है और मेहनत सच्ची है तो कामयाबी जरूर मिलेगी। यदि आपकी सोच आपके परिवार के प्रति, आपके टीचर्स के प्रति, आपके उस इंस्टीट्यूट के प्रति जहां पर आप हार्डवर्क कर रहे हो, और उस सोच के साथ आपका अपना हार्डवर्क, और ये दोनों यदि पॉजिटिव है, दोनों हॉनेस्ट है, तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कामयाबी जरूर मिलती है। और मैं हमेशा कहता हूं वन डे यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ। तो कैरी ऑन करते हैं बच्चों। एक डिवाइस आपके सामने पुट की मैंने। आप इस डिवाइस को देख के इसका नाम बताना कि ये क्या डिवाइस है। इस डिवाइस को देख के आपको नाम बताना ये डिवाइस क्या है, क्या नाम इस डिवाइस का। क्विक आंसर पुट करिएगा। इमेज आपके सामने, इमेज को देख करके इस डिवाइस का नाम आपको लिखना होगा बच्चों। फटाफट आंसर में पुट करिएगा, फटाफट आंसर में पुट करिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। शाबाश शाबाश शाबाश। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर सही पुट करने की कोशिश की है। एबीजी एनालाइजर ज्यादातर बच्चे लिख रहे हैं। बिल्कुल एबीजी मशीन आप लिख रहे हो और आपका आंसर सही। इसको एबीजी एनालाइजर मशीन बोलते हैं। और ये मैं बता देता हूं बच्चों, एम्स दिल्ली का फेवरेट MCQ, एम्स दिल्ली का फेवरेट MCQ है, जहां इस एबीजी एनालाइजर का इमेज कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और मैंने वही आपके सामने सेम इमेज को पुट किया है। 2 तरह की डिवाइस आपको दिख रहा है। इसमें ब्लड को इंजेक्ट करना पड़ता है। ब्लड को इंजेक्ट करने के बाद में यहां पर आपको रीडिंग आइडेंटिफाई होता है, पीएच कितना, PCO2 कितना, HCO3 कितना है, PO2 कितना है। हर एक पैरामीटर्स के अंदर आपको पुट होता है, पैरामीटर आपको मिलता है और फिर उसको आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप में निकालते हो। फिर आप एनालिसिस करते हो कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, दैट इज एबीजी एनालाइजर मशीन, एबीजी एनालाइजर मशीन। ओके फाइन। एक और इमेज आपके सामने। जब हम एबीजी एनालिसिस के लिए सैंपल लेते हैं, दिल्ली एम्स ने ये फोटो पुट किया था बच्चों, दिल्ली एम्स ने ये फोटो पुट किया था, दिस वन। एबीजी एनालिसिस लेते समय जब पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, याद रखना हमेशा एबीजी जब भी करेंगे तो सैंपल जो है, ध्यान से देखना बच्चों, सैंपल जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो कहां से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वो आर्टरी से करेंगे बच्चों, वो आर्टरी से करेंगे। ये पहला MCQ यहां पर एग्जाम में बनता है। आर्टरी से सैंपल कलेक्ट करेंगे, ना कि वेन से। जब भी हम अदर ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हम वेन से करते हैं, ध्यान रखना। अदर ब्लड सैंपल जब भी हम कलेक्ट करते हैं तो हम वेन से करते हैं, बट यहां पर एबीजी एनालिसिस के लिए
जब भी हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं तो दैट वी कैन से आर्टरी। ये एलन टेस्ट नहीं है, गलत आंसर, आपका आंसर गलत है बच्चों। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, रिलैक्स योरसेल्फ। पूछा उतना आंसर दें। सभी एलन टेस्ट लिख रहे हैं जो 200% गलत आंसर है, 200% गलत आंसर है। ये रेडियल आर्टरी से सैंपल निकालने का फोटो है, रेडियल आर्टरी से सैंपल निकालने का फोटो है। आप कहीं पर भी एलन टेस्ट लिख रहे हैं, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है, और ओवर कॉन्फिडेंट ही आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है, फेलियर तक पहुंचाता है। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। यू शुड वेट, वॉच एंड पुट द राइट आंसर। वेट, वॉच एंड पुट द राइट आंसर। डोंट ट्राई टू मेक योरसेल्फ ओवर स्मार्ट। फिर गलती कर रहे हो, ऐसे ही फोटो दिखेगा, ऑप्शन में लिखा आएगा एलन टेस्ट, और लिख के आ जाओगे एलन टेस्ट, तो गलती हो जाएगी, नंबर नहीं मिलेंगे, माइनस मार्किंग हो जाएगी। इसलिए वेट करो, सब्र करो। मैं लिख रहा हूं कि यहां पर एबीजी एनालिसिस सैंपल लेने के लिए हम आर्टरी को प्रीफर करते हैं, और ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये रेडियल आर्टरी का बच्चों, ये रेडियल आर्टरी का, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, रेडियल आर्टरी का इमेज यहां पर पुट किया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना, फोटो को देखे बिना आंसर लिखोगे तो जिंदगी में फेलियर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, फिर फेल हो जाओगे। इतना आसान एमसीक्यू, और सब बेवकूफ लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, एलन टेस्ट, एलन टेस्ट, एलन टेस्ट। ये तरीका होता है कि एलन टेस्ट करने का, ये तरीका होता है कि एलन टेस्ट करने का? क्यों अपने आप को दलदल में धकेल रहे हो? कितनी बार समझा दिया है, जब तक आप खूब कॉन्फिडेंट नहीं हो आंसर नहीं लिखना है। पड़ोसी क्या कर रहा करने दो, उसकी कॉपी पेस्ट मत करो, ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं कॉपी पेस्ट करने का, और गलतियां आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक लेगी बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये तरीका होता है एबीजी सैंपल लेने का, और ये मैंने रेडियल आर्टरी का फोटो पुट किया है, और रेडियल आर्टरी का फोटो इसलिए पुट किया क्योंकि ये मोस्ट कॉमन साइट टू टेकिंग सैंपल फॉर एबीजी एनालिसिस। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि जब भी हम पेशेंट का एबीजी एनालिसिस करते हैं तो जो सिरिंज यूज करते हैं, जो सिरिंज यूज करते हैं वो सिरिंज कौन सा होता है? हिपेरिनाइज्ड होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम का है कि एबीजी हिपेरिनाइज्ड, एबीजी एनालिसिस के लिए जब हम सिरिंज को यूज करेंगे वो सिरिंज कौन सा होगा? वो हिपेरिनाइज्ड सिरिंज होगा। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एमसीक्यू कई बार पूछा हुआ है कि जब भी एबीजी एनालिसिस के लिए ब्लड सैंपल कलेक्ट करोगे तो ब्लड किस में कलेक्ट करोगे? तो आपको आंसर लिखना होगा हिपेरिनाइज्ड सिरिंज में। किस में कलेक्ट करोगे बच्चों? हिपेरिनाइज्ड सिरिंज में कलेक्ट करोगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्लड सैंपल किस में कलेक्ट करोगे? तो बच्चों को आंसर लिखना है हिपेरिनाइज्ड सिरिंज में कलेक्ट करेंगे। ओके फाइन, ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एबीजी एनालिसिस की टूवर्ड्स। मैं पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूंगा, बट पहला यहां पर कुछ स्पेसिफिक नोटिफिकेशन आपको बता दूं एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से, कि जब भी पेशेंट का हम एबीजी एनालिसिस करते हैं तो ध्यान रखना है सक्शन को अवॉइड करना है, सक्शन को अवॉइड करना है। दिस इज डियर नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, डियर नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवॉइड सक्शनिंग बिफोर ड्राविंग एन एबीजी सैंपल। इसका रीजन है जब भी सक्शन करते हैं तो सक्शन क्या करता है? दैट कैन कॉज डिप्लीट पेशेंट ऑक्सीजन, डिप्लीट पेशेंट ऑक्सीजन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, रिजल्टिंग इंक्रीज इनएक्यूरेट एबीजी रिजल्ट। तो ये डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी आप पेशेंट का एबीजी एनालिसिस के लिए ब्लड सैंपल को कलेक्ट करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, यदि पेशेंट आईसीयू या हॉस्पिटल में एडमिट है और पेशेंट को सक्शन चल रहा है तो हमें सक्शन को अवॉइड करना है। सक्शन क्या करेगा? ह्यूमन बॉडी के ब्लड के ऑक्सीजन को डिप्लीट करेगा, जिसकी वजह से जो आउटपुट आएगा रिजल्ट का वो एक्यूरेट नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा बच्चों। ओके फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू सी ABG are measured to determine oxygenation status and acid base balance। ये ABG का मेन पर्पस होता है, और यहां पर मैं क्लियरली मेंशन करता हूं ABG करने का तरीका क्या होगा बच्चों। जब भी हम पेशेंट का ABG करते हैं तो ABG करने से पहले, जब भी पेशेंट ABG करते हैं, ABG करने से पहले हमें साइट को सेलेक्ट करना है। क्या करना है? साइट को सेलेक्ट,
सिलेक्ट साइट। और साइट को जब आप सेलेक्ट करते हो तो यहां रेडियल आर्टरी हो सकता है, रेडियल आर्टरी हो सकता है। और रेडियल आर्टरी जो है ये मोस्ट कॉमन साइट होता है। एग्जाम का क्वेश्चन बच्चों, मोस्ट कॉमन साइट होता है टू टेकिंग सैंपल फॉर एबीजी एनालिसिस। उसके अलावा रेडियस के अलावा बच्चों आप अल्नर आर्टरी को प्रीफर कर सकते हो, अल्नर आर्टरी को प्रीफर कर सकते हो। आप फीमोरल को प्रीफर कर सकते हो, फीमोरल आर्टरी को प्रीफर कर सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखना, सबसे मोस्ट कॉमन जो साइट होता है और जो आर्टरीज हम प्रीफर करते हैं दैट वी कैन से रेडियल आर्टरी। एग्जाम का क्वेश्चन है रेडियल आर्टरी, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, रेडियल आर्टरी। और रेडियल आर्टरी हमेशा प्रीफरेबल साइट होता है एबीजी एनालिसिस के लिए। उसके बाद जैसे ही आपने साइट सेलेक्ट किया, साइट सेलेक्ट करने के बाद दूसरा स्टेप होगा बच्चों डू एलन टेस्ट। अब आपको यहां पर क्या करना बच्चों, एलन टेस्ट करना। क्या करना है, एलन टेस्ट करना। और याद रखना एलन टेस्ट करने का जो पर्पस होगा, पर्पस क्या है, एलन टेस्ट क्यों कर रहे हैं, टू फाइंड आउट, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, टू फाइंड आउट पेटेंसी ऑफ आर्टरी, टू फाइंड आउट पेटेंसी ऑफ आर्टरी। मतलब सीधा है कि आप जिस आर्टरी से ब्लड सैंपल ले रहे हो क्या वो आर्टरी पेटेंट है। पेटेंट का मतलब क्या उस आर्टरी में ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है, क्या उस आर्टरी में ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है। तो यहां पर हमें एलन टेस्ट करना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि एलन टेस्ट क्यों करते हैं। एलन टेस्ट का पर्पस है टू फाइंड आउट पेटेंसी ऑफ आर्टरी। अब एलन टेस्ट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, हमें एलन टेस्ट कैसे करना। देखिए अब जो हमने आर्टरी सेलेक्ट किया था कौन सा था अपने पास, रेडियल आर्टरी। कौन सा था, रेडियल आर्टरी। हमें रेडियल आर्टरी को सेलेक्ट करने के बाद में उस आर्टरी के ऊपर प्रेशर पुट करना है। प्रेशर पुट करने के बाद प्रेशर को रिलीज करना है। और प्रेशर रिलीज करने के बाद हमें आइडेंटिफिकेशन से पता लगाना है कि ये आर्टरी पेटेंट है या इसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं है। तो डियर नर्स को क्या करना होगा, साइट सेलेक्ट करना, फिर एलन टेस्ट। और एलन टेस्ट में हम क्या करेंगे, प्रेशर पुट करेंगे। दैट वी कैन से, ध्यान से देखना बच्चों, पुट प्रेशर ऑन साइट्स, ऑन साइट। अब ये साइट जो आपने सेलेक्ट किया रेडियल हो सकता है, अल्नर हो सकता है, वो फीमोरल हो सकता है, जैसे ही आपने प्रेशर पुट किया, प्रेशर पुट करने तुरंत कुछ टाइम बाद प्रेशर को क्या करना है, रिलीफ करना। ध्यान से देखना, रिलीफ करना किसको, प्रेशर को। प्रेशर को हमने क्या किया, रिलीफ किया। और प्रेशर को रिलीफ करने के बाद हमें दो बातों पे विशेष ध्यान देना है, देखिए दो क्या क्या बातों पे विशेष ध्यान देना है। साथ में मैं एक बात बता देता हूं बच्चों, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कैपिलरी रिफिलिंग टाइम, तो आपको लिखना है 2 सेकेंड्स। कैपिलरी रिफिलिंग टाइम का मतलब होता है आप किसी कैपिलरी को प्रेस करते हो, प्रेस करने के बाद उसको छोड़ देते हो, वापस उसमें ब्लड रिफिल होने का टाइम जो है वो 2 सेकंड का होता है। जैसे आपकी बॉडी में कहीं पर भी हमने कैपिलरी को प्रेशर पुट किया, प्रेशर पुट करने के बाद जब प्रेशर को रिलीज किया तो रिलीज होने के बाद में वहां पर ब्लड सप्लाई वापस आता है, तो विद इन 2 सेकंड में ब्लड का वापस आना नॉर्मल कहलाता है, बच्चों। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब हमें क्या करना, जैसे ही प्रेशर रिलीज किया, रिलीज करने के बाद देखना है पिंकनेस does not return back in 3 to 6 seconds। मतलब लगभग 6 सेकंड तक, 1 to 3 नहीं होगा, 3 to 6 सेकंड तक यदि कैपिलरी रिफिल नहीं होता, 6 सेकंड तक यदि कैपिलरी रिफिल नहीं होता है तो बच्चों आपको यहां से ब्लड सैंपल नहीं लेना है, नॉट विड्रॉ ब्लड फ्रॉम द साइट। देखिए बच्चों,
जैसे हमने कैपिलरी को प्रेशर पुट किया, प्रेशर पुट किया, प्रेशर को रिलीज किया, विद इन 2 सेकेंड में नॉर्मली कैपिलरी रिफिल हो जाना चाहिए। हमने 6 सेकेंड तक वेट किया, तब भी कैपिलरी रिफिल नहीं हुआ, तो उस जगह से हमें ब्लड सैंपल विड्रॉ नहीं करना है, ब्लड सैंपल विड्रॉ नहीं करना। यदि बच्चों इफ पिंकनेस रिटर्न विद इन 3 to 6 सेकेंड, यदि पिंकनेस जो है 3 से 6 सेकेंड में रिटर्न बैक आ जाती है बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वहां से क्या निकालना, विड्रॉ ब्लड। वहां से ब्लड को क्या करना बच्चों, विड्रॉ करना। और ब्लड को विड्रॉ किस में करते हैं, इन हिपेरिनाइज्ड सिरिंज। मतलब ये एग्जाम का फिर क्वेश्चन, मतलब पिंकनेस वहां पर रिटर्न बैक आ गया, मतलब वहां पर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है, और ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है तो हमें वहां से क्या करना, ब्लड को विड्रॉ कर लेना, विड्रॉ कर लेना बच्चों। अब ब्लड को विड्रॉ तो आपने कर लिया, ब्लड को विड्रॉ किया, किसमें किया ब्लड को विड्रॉ, हिपेरिनाइज्ड सिरिंज में। किसमें विड्रॉ किया बच्चों, हिपेरिनाइज्ड सिरिंज में ब्लड को विड्रॉ किया। ये एग्जाम का एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि एबीजी एनालिसिस क्या करता है, टू डिटरमाइन ऑक्सीजन स्टेटस एंड एसिड बेस बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। एबीजी एनालिसिस करने के लिए अपने को क्या करना, साइट को सेलेक्ट करना है, और साइट में हमने रेडियल आर्टरी को प्रीफर किया। मोस्ट कॉमन आर्टरी जो है वो रेडियल आर्टरी है। उसके अलावा एलन टेस्ट करते हैं, एलन टेस्ट में पेटेंसी को चेक करते हैं, और पेटेंसी को चेक करने के बाद में हमें पता चलता है कि कहां ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है, और जहां ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है वहां से हिपेरिनाइज्ड सिरिंज में ब्लड सैंपल को कलेक्ट करना। ओके फाइन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। नेक्स्ट देखिएगा, अब जब एबीजी एनालिसिस कर ही लेते हैं बच्चों, तो क्या क्या पैरामीटर चेक करते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिखा पीएच, दैट वी कैन से पीएच, PO2, PCO2, बाइकार्बोनेट। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पीएच में भी एमसीक्यू एग्जाम में पूछे गए हैं, पीएच में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पीएच जो है दैट वी कैन से पोटेंशियल हाइड्रोजन है। पीएच को फाउंडर कौन है, सोरेनसन 1909 में पीएच का पता लगा है। मैं सारे नॉर्मल वैल्यू भी बताऊंगा, पहले आपको ये समझना होगा कि एबीजी एनालिसिस में कौन कौन से पैरामीटर देखते हैं, सोरेनसन के द्वारा इसको फाइंड आउट किया बच्चों। इसमें पार्शियल O2 सैचुरेशन देख सकते हैं, पार्शियल CO2 हम यहां पर देखेंगे, देन बाइकार्बोनेट देखेंगे आर्टीरियल ब्लड का। देन इसके अलावा ये जो पैरामीटर, ये मेन पैरामीटर इन्हीं पे डिपेंड करेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि जब पेशेंट ने एबीजी एनालिसिस लिए सैंपल को कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के कितने टाइम के अंदर आपको सैंपल को लेबोरेटरी में भेज देना है, 15 मिनट्स में। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि एक बार ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के अगले कितने टाइम के अंदर आपको उस ब्लड सैंपल को लेबोरेटरी में भेज देना है। माय लविंग फाइटर, आंसर क्या लिखना है आपको, दैट वी कैन से 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर सैंपल को डिस्प्ले कर देना लेबोरेटरी में, और रिजल्ट जो है वो लगभग 5 मिनट में डिस्प्ले हो जाता है उस एनालाइजर में डालने के बाद। विद इन 5 मिनट्स यू आर एबल टू फाइंड आउट रिजल्ट, विद इन 5 मिनट्स। ओके फाइन। अब हमने डिफरेंट पैरामीटर यहां पर देखा बच्चों। अब हमें जानना है कि नॉर्मल एबीजी एनालिसिस के जो पैरामीटर है, नॉर्मल वैल्यू क्या। सारी कहानी यहीं से शुरू होगी, एक एक उस पैरामीटर पे फोकस करना होगा। इट मे बी प्रोबेबिलिटी टू आस्किंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक नॉर्मल पैरामीटर पे फोकस करना होगा बच्चों। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड गैस वैल्यू में सबसे पहले मैंने पीएच, और पीएच को 2 वर्ड से प्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कभी कभी आपने देखा होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और वी कैन से पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से प्रोनाउंस करते हैं बच्चों। एक और खास बात,
एक और खास बात ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट इंट्रोड्यूस मैंने ऑलरेडी आपको बताया सोरेनसन ने किया। इसका पर्पज है स्केल यूज टू स्पेसिफाई एसिडिटी और बेसिसिटी। देखिए एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का एसिडिटी और बेसिसिटी को एल्कलीन बोलते हैं। इन दोनों को पता लगाने के लिए हम पीएच को चेक करते हैं, इन दोनों का पता लगाने के लिए हम पीएच को चेक करते हैं। और याद रखना बच्चों, याद रखना इस पीएच को मेंटेन करने का काम, देखिएगा पीएच को मेंटेन करने का काम दो सिस्टम करता है। एक करता है रीनल सिस्टम, एक करता है रीनल सिस्टम और दूसरा करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। बोथ सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट पीएच ऑफ ब्लड। एग्जाम में पूछते हैं कि कौन कौन से दो सिस्टम है जो पीएच को शुक्रिया कृष्णा, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट दो सिस्टम है जो आपकी बॉडी में पीएच को रेगुलेट करते हैं। तो बच्चों सीधा आंसर लिखना है रीनल सिस्टम और दूसरा आंसर लिखना है दैट वी कैन से रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके फाइन। पीएच जो है यहां पर मैंने मेंशन किया है नॉर्मली 7.35 टू 7.45। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। नॉर्मली मैं कई बार आपको जिक्र कर चुका हूं, किसी भी सब्सटेंस का जो पीएच है वो 7 जो है बॉर्डर लाइन है। कहीं पर भी पीएच देखेंगे 7 बॉर्डर लाइन होता है। 6 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 3 2 1 0। मतलब सीधा है जैसे जैसे पीएच कम होगा वो पीएच क्या कहलाएगा बच्चों? एसिडिक। क्या कहलाएगा? एसिडिक। ध्यान रखिएगा 7 से पीएच कम होते ही वी कैन कंसीडर एसिडिक। देखिए बच्चों छोटी छोटी बात को समझने की जरूरत है। मैं एक एक क्वेश्चन आपसे डिलीवर करूंगा जो आज आपको दिमाग को एकदम खुला कर देगा कि यस, रात को नींद में उठा के पूछे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस क्या होता है, जेएनसी आर्मी क्विक आंसर दे सकती है। मैंने यहां पुट किया यदि आपकी पीएच 7 से कम है, जहां पर भी पीएच का लेवल 7 से कम आता है वी कैन कंसीडर एसिडिक। व्हाट वी कैन कंसीडर? एसिडिक। और जहां पर पीएच 7 से ज्यादा 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? एल्कलीन कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? एल्कलीन। मैं सिर्फ पीएच की बात कर रहा हूं। 7 आपके सामने बॉर्डर लाइन है, 7 आपके सामने बॉर्डर लाइन है। 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा एल्कलीन। पहला कॉन्सेप्ट यहां क्रिएट करना अपने ब्रेन में, पहला कॉन्सेप्ट यहां क्रिएट करना अपने ब्रेन में, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट इस रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कोलिसिस पे इजी एमसीक्यू डिलीवर करवाएगा। पहली क्लियर कर दिया बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट 7 से कम पीएच मिले वी कैन कंसीडर एसिडिक, 7 से ज्यादा पीएच मिले वी कैन कंसीडर एल्कलीन। ओके फाइन। देखिए अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल पुट कर रहा हूं। अपने ब्लड की पीएच है 7.35 से 7.45, मतलब सीधा है 7 से ज्यादा होगा तो हमने क्या कहा? एल्कलीन। हमने क्या कहा बच्चों? एल्कलीन। और 7 के नियर होगा वी कैन से स्लाइटली एल्कलीन। तो डेफिनेटली ब्लड की पीएच जो है वो 7.35 से 7.45 है। दैट वी कैन से नॉर्मल माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन। दूसरा देखिएगा, यदि ब्लड की पीएच 7.35 से कम होता है, यदि ब्लड की पीएच 7.35 से कम होता है तो बच्चों एसिडोसिस कहलाएगा या एसिडीमिया कहलाएगा। इंपॉर्टेंट दूसरा कॉन्सेप्ट अपने ब्रेन में फिट करिएगा बच्चों। पहला मैंने कहा था 7 से कम और 7 से ज्यादा पीएच बताया था, और यहां पर मैंने मेंशन किया जहां पर भी किसी भी क्वेश्चंस के अंदर पीएच 7.35 से कम होते ही आपके जहन में एक पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां जो भी आंसर होगा उसमें एसिडोसिस आएगा, एल्कलोसिस नहीं आएगा। इससे 2 ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, 4 ऑप्शन में से। अब 2 को कैसे फाइंड आउट करना मैं वो भी आपको बताने वाला हूं। पहली पिक्चर आपको यहां पर क्लियर करना है कि कोई भी एमसीक्यू आप पढ़ोगे
डिक्रीज इंक्रीज लिखा हो सकता है, वैल्यू दिया हो सकता है, और जहां वैल्यू 7.35 से कम मिले दैट कंडीशन एसिडोसिस और वी कैन से एसिडीमिया। डू यू अंडरस्टैंड एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? ओके फाइन। और वहीं यदि पीएच और कम होकर के 6.80 तक चली जाती है तो समझ जाना इस पेशेंट की डेथ हो सकती है बच्चों, इस पेशेंट की डेथ हो सकती है। पीएच को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, पीएच को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। एक्सिस पीएच कम हो रहा है तो मरीज की डेथ हो सकती है बच्चों, डेथ हो सकती है। दूसरा, अब मैक्सिमम 7.45 है, मैक्सिमम 7.45 है। यदि ये पीएच 7.45 से ज्यादा हो रही है, इसका मतलब इसको बोलेंगे एल्केलोसिस, इसको बोलेंगे एल्क्लोसिस या एल्केलीमिया, या बच्चों इसको बोलेंगे एल्केलीमिया। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दोनों टर्म्स को याद रखिएगा। जहां पर पीएच 7.45 से ज्यादा मिले उसके आंसर में हमें एल्क्लोसिस को ढूंढना है, उसके आंसर में हमें एल्क्लोसिस ढूंढना। दो कॉन्सेप्ट बनाना यहां पर। पहला कॉन्सेप्ट बनाना 7.35 से कम को एसिडोसिस कहेंगे, 7.45 से ज्यादा को एल्क्लोसिस कहेंगे। फिर से यहां पर दो आंसर डिलीट हो जाएंगे, हमारे पास दो ऑप्शन बचेंगे। उन दो को फाइंड करना भी बताऊंगा, उन दो को फाइंड आउट करना भी आपको बताऊंगा बच्चों। ये पिक्चर समझ में आई कि नहीं आई आपको? 7.45 से ज्यादा होते ही व्हाट वी कैन से एल्क्लोसिस बोलेंगे, 7.35 से कम होते ही हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम एसिडोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिडोसिस बोलेंगे। और ये बढ़ करके 7.80 हुआ तो यहां पर पेशेंट की डेथ हो सकती है। पीएच का बढ़ना भी डेंजर होता है, पीएच का कम होना भी डेंजर होता है। 6.80 से कम होगा तो डेथ हो सकती है, 7.80 से ज्यादा हुआ तो डेथ हो सकती है। मतलब इस वैल्यू के बीच में आपकी पीएच मेंटेन होना चाहिए, आपकी पीएच जो है वो मेंटेन होना चाहिए। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो, यस और नो? ओके फाइन। अब फर्दर पैरामीटर की तरफ बढ़ते देखिए बच्चों। नेक्स्ट पैरामीटर मैंने लिखा है PCO2। PCO2 मतलब पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड। PCO2 कितना आ रहा है? 35 टू 45 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों। नॉर्मल पुट किया, ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल पुट किया 7.35 टू 45, 35 से 45, 35 से 45। यदि देखिए बच्चों, इफ डिक्रीज PCO2 लेस देन 35 mm ऑफ Hg तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे बच्चों? हाइपोकैप्निया। क्या कहेंगे? हाइपोकैप्निया। ध्यान से देखना बच्चों, हम कहेंगे हाइपोकैप्निया, हाइपोकैप्निया या हाइपोकार्बिया, या हाइपोकार्बिया। ये टर्म्स याद रखना। जहां पर भी आपका PCO2 का लेवल जो है वो 35 से कम हो गया, मतलब वी कैन से हाइपोकैप्निया, हाइपोकार्बिया। टर्म्स याद रखिएगा, टर्म्स याद रखिएगा। हाइपोकैप्निया और हाइपोकार्बिया मतलब सीधा है डिक्रीज पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। दिमाग में फिट कर लेना बच्चों, एक एक टर्म्स सीधा आपको एग्जाम तक लेके जाएगा। ध्यान से देखिएगा। डिक्रीज पार्शियल, देखिए मैंने क्लियर लिखा, डिक्रीज पार्शियल CO2 लेस देन 35 वी कैन से हाइपोकार्बिया और हाइपोकैप्निया, हाइपोकैप्निया बच्चों। ओके फाइन। यदि यही पैरामीटर आपको मिले हैं, यही पैरामीटर आपको मिले हैं, इफ मोर देन, इफ CO2 जो है मोर देन 45 mm ऑफ Hg मिले हैं तो हमें क्या बोलना है? हाइपरकैप्निया। क्या बोलोगे बच्चों? हाइपरकैप्निया बोलोगे। और वी कैन से हाइपरकार्बिया, वी कैन से हाइपरकार्बिया। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना, ये टर्म्स एग्जाम पूछते हैं। जहां पर भी आपको यहां पर पार्शियल CO2 ज्यादा मिलेंगे तो हाइपरकैप्निया कहेंगे और हाइपरकार्बिया कहेंगे। फिर से ये क्लियर हो गया। पीएच मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। PCO2 की मीनिंग क्लियर हुआ। PCO2 का बढ़ना, PCO2 का बढ़ना और PCO2 का कम होना। हाइपरकैप्निया, हाइपरकार्बिया और हाइपोकैप्निया।
हाइपोकार्बिया। ओके फाइन, ये दो पैरामीटर क्लियर। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? डू यू अंडरस्टैंड? देखिए मैं बहुत स्लोली लेके जा रहा हूं और जैसे जैसे पैरामीटर क्लियर होते जाएंगे फिर हम उस तूफान का शेयर करेंगे, उस तूफान में चलेंगे जहां पर टिपिकल एमसीक्यू आपके सामने होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर एमसीक्यू का आंसर आप देने के लिए कैपेबल बनोगे, इतना भरोसा दिलाता मेरे बच्चों को। आप सिर्फ फोकस करना इस 2 आवर की क्लास में और आज 2 नंबर के एमसीक्यू कंफर्म करके निकलोगे बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट पैरामीटर लिखा HCO3, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट। नॉर्मल लेवल याद रखना, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट। पिक्चर यहां पर समझ में आ जाना चाहिए। 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, दैट वी कैन से HCO3, PO2 80 to 100 और O2 सैचुरेशन 96 to 100 बोल सकते हैं, या हम यहां बोल सकते हैं मोर देन 95% भी लिखेंगे तो भी राइट होगा, तो भी राइट होगा। ओके फाइन, अब 2 चीजें और यहां पर सीखना होगा, 2 बातें आपको और यहां सीखना होगा। क्या सीखोगे? देखिए पीएच जो है, पीएच जो है, पीएच का बेस्ट फ्रेंड कौन है? HCO3। पीएच का बेस्ट फ्रेंड कौन है? HCO3। बेस्ट फ्रेंड कैसे? देखिए ये कहानी समझनी होगी, ये कहानी समझनी होगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कहानी क्या कहती है कि पीएच जो है, आप कौन हो? आप पीएच हो। ध्यान से समझना, आप कौन हो? आप पीएच हो और आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? HCO3। आज से अपने दोस्त का नाम लिख देना, HCO3। यू आर द पीएच, योर बेस्ट फ्रेंड इज HCO3। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं। हमें एमसीक्यू सॉल्व करना, हमें सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए हर वो तरीका हमें अपनाना है जिससे हम कोशिश करें कि कंटेंट को लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर कर सके। मैंने क्या लिखा? यू आर द पीएच, योर बेस्ट फ्रेंड वी कैन से HCO3। समझ में आ रहा है? योर बेस्ट फ्रेंड वी कैन से HCO3। मतलब सीधा, मतलब सीधा, यदि पीएच बढ़ेगा, यदि पीएच बढ़ेगा तो बच्चों HCO3 भी बढ़ेगा। मतलब पीएच बढ़ेगा तो HCO3 भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों कौन है बच्चों? ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं। व्हेन द दोस्त दोनों बढ़ेंगे, दोनों आगे भी जाएंगे, दोनों पीछे भी जाएंगे, दोनों साथ में घूमेंगे, तो सिंपली याद रखना यदि पीएच बढ़ा तो HCO3 भी बढ़ेगा। यहां लिखा मैंने पीएच बढ़ा तो HCO3 भी बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पीएच आप हो और आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? HCO3 है। क्लियर एवरीबॉडी? ओके फाइन। दूसरा पैरामीटर देखिएगा, दूसरा पैरामीटर देखिएगा। अगेन आप पीएच हो, अगेन आप पीएच हो और आपका दुश्मन जो है वो CO2 है। आपका दुश्मन जो है वो CO2। दुश्मन कभी नहीं मारना लाइफ में, लाइफ में कभी दुश्मन मत पालना बच्चों। दुश्मन का मतलब हम ये याद रखने के लिए पढ़ रहे हैं। सीधी सी बात, आप कहोगे ऊपर चढ़ना, वो कहेगे नीचे आना। आप कहोगे राइट जाना, वो कहेगा लेफ्ट जाना। आप कहोगे ग्लास को ऊपर करो, वो उल्टा कर देगा। मतलब सीधा, आप अभी भी पीएच हो, आप अभी भी पीएच हो और PCO2 जो है वो आपका दुश्मन है, वो आपका दुश्मन है। हमेशा आपके ऑपोजिट जाने वाला, हमेशा आपके ऑपोजिट जाने वाला CO2 होगा। मतलब सीधा, मतलब सीधा, यदि पीएच बढ़ेगा, यदि पीएच इंक्रीज होगा तो PCO2 डिक्रीज होगा, PCO2 डिक्रीज होगा। ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जब भी आप बढ़ोगे आपका दुश्मन आपको रोकेगा, और वो कौन है बच्चों? वो कौन है बच्चों? CO2। वो कौन है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? CO2 याद रखिएगा। तो पीएच आप, आपका बेस्ट फ्रेंड HCO3, आप पीएच आपका दुश्मन PCO2। मतलब कभी भी, कभी भी पीएच और PCO2 साथ में नहीं बढ़ेंगे और कभी भी पीएच और HCO3 ऑपोजिट नहीं होंगे। याद रखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आर यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ओके फाइन। अब एक और बात आपके साथ, एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर, एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पर पढ़ने वाले। मैंने पीएच बताया, PCO2 बताया, HCO3 बताया, पार्शियल O2 बताया, O2 सैचुरेशन बताया। यहां मैंने आपको पैरामीटर बता दिया, कौन बढ़ेगा कौन कम होगा, कौन बढ़ेगा कौन कम होगा। यहां हमें पता लगाना है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, PCO2 का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना विथ
देखिए PCO2 का बढ़ना कम होना किसके ऑपोजिट, पीएच के अपोजिट। ये इंडिकेट करेगा बच्चों रेस्पिरेटरी, ये इंडिकेट करेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। दूसरा देखिएगा HCO3 जो है इसका इंक्रीज होना डिक्रीज होना विथ पीएच, ये इंडिकेट करेगा मेटाबॉलिक। क्या इंडिकेट करेगा? मेटाबॉलिक। मतलब दो पिक्चर और क्लियर कर दी। जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस होगा तो वहां जिम्मेदार कौन होगा? HCO3 होगा। जहां भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस होगा वहां जिम्मेदार कौन होगा? PCO2 होगा। वहां जिम्मेदार कौन होगा? PCO2 का। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फिर से एक बार पुट कर रहा हूं, हमेशा याद रखना जहां पर रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मलिटीज हमें देखना है तो पीएच के ऑपोजिट PCO2 धमाल करेगा, और जहां HCO3 करेगा वहां हमें मेटाबॉलिक के बारे में पता चलेगा, वहां हमें मेटाबॉलिक के बारे में पता चलेगा। जहां पर भी HCO3 बढ़ रहा है पीएच के साथ कम हो रहा है तो इंडिकेट करेगा वो मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज, और जहां पीएच के अगेंस्ट PCO2 आपको मिल रहा है वो इंडिकेट करेगा रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मलिटीज, रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मलिटीज। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे BSc नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म जोधपुर पे 2999 का कंप्लीट कोर्स विथ MCQ अवेलेबल है, विथ यूनिट टेस्ट अवेलेबल है बच्चों। इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो तीनों मेन है, प्लस यहां पर जीके भी आपको मिलेगा, इंग्लिश भी आपको मिलेगा। और इस कोर्स को परचेज करने का सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर पे जाना है, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी से लॉगिन करना है, नीट BSc नर्सिंग एंट्रेंस को सर्च करना है और आप इस कोर्स को परचेज करके आज ही JINC परिवार से जुड़ सकते हो बच्चों। दूसरा, JINC नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का एक YouTube चैनल है, उस चैनल को सर्च करके डेली सुबह 9:15 पर लाइव फ्री MCQ सेशन आपको इस चैनल पे मिलेगा, आपको इस चैनल पे मिलेगा बच्चों। ओके फाइन, इसको लेने का सिंपल तरीका, प्ले स्टोर पे जाना, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी से लॉगिन करना है, मेल आईडी से लॉगिन करने के बाद में बाई कोर्स पे जाना है, कोर्स को परचेज करना है, लॉग आउट होना है, फिर से लॉगिन करके आप अपनी जर्नी को कैरी ऑन कर सकते हैं JINC जोधपुर परिवार के साथ। ओके फाइन, अब कुछ MCQ मैं आपसे पूछूंगा, मुझे अभी ये समझना है आपसे, मुझे अभी ये समझना आपसे क्या आपके माइंड में एसिडोसिस एल्कलोसिस की मीनिंग क्लियर हुई या नहीं हुई। कुछ MCQ मैं आपसे पूछता हूं, उसके बाद ले चलूंगा दूसरी दुनिया में जहां हम पढ़ने वाले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कॉजेस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के कॉजेस और उन पे बनने वाले एक एक इंपॉर्टेंट MCQ। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, हियर यू कैन सी एवरीबॉडी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने यहां क्लियर मेंशन किया MCQ, देखिएगा, लो प्लाज्मा PaCO2, क्वेश्चन को समझना, आंसर गलत हुआ तो बच्चों मार खाओगे, आंसर गलत मत करना, वेट करना, वेट करना। राइट नाउ आई वांट टू चेक योर नॉलेज कि व्हाट यू अंडरस्टैंड, व्हाट यू अंडरस्टैंड। यू कैन सी एवरीबॉडी, लो प्लाज्मा PaCO2 व्हाट, फाइंड आउट इट। मैंने कहा था CO2 किसकी कहानी लिखता है, रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक? CO2 किसकी कहानी लिखता है, रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक? पहली बात आपको अच्छे से पता है CO2 हमेशा रेस्पिरेटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहां से मेटाबॉलिक को हटा देते हैं, मेटाबॉलिक को हटा देते हैं। दूसरा, जब लो CO2 लो होगा, देखिए बच्चों CO2 लो होगा तो CO2 कम डिक्रीज हुआ तो CO2 का दुश्मन कौन था रे बदमाश बच्चों? pH। तो pH क्या होगा? इंक्रीज होगा, और pH इंक्रीज होगा तो क्या होगा? एल्कलोसिस। pH बढ़ेगा तो क्या होगा? एल्कलोसिस होगा। तो यहां एसिडोसिस को हटा दिया तो राइट आंसर क्या मिला? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? क्वेश्चन समझ में आया ना बच्चों आपको? यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो आप जरूर यस बोलना, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मैं आपको थोड़ा इजी वे से इजी टू डिफिकल्ट ले जाना चाहता हूं ताकि आपके कोई भी MCQ गलत ना हो। मैंने यहां पर क्लियरली मेंशन किया है, फिर से बता रहा हूं, मैंने कहा था बच्चों यहां पर CO2 कम हुआ है, CO2 कम हुआ है मतलब हो गया रेस्पिरेटरी, तो हमने मेटाबॉलिक को हटा दिया,
मेटाबॉलिक को हटा दिया और मैंने कहा था जब PCO2 कम होगा तो इसका दुश्मन कौन है? पीएच। और पीएच क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पीएच को बढ़ने को क्या बोलते हैं? एल्क्लोसिस। और CO2 है तो क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी। पिक्चर क्लियर एवरीबॉडी? ये क्वेश्चन दोबारा आएंगे तो कभी गलत नहीं करोगे, कभी गलत नहीं करोगे मेरे प्यारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके, एक बार और आपको टेस्ट लेता हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। हाई प्लाज्मा PaCO2, हाई प्लाज्मा PaCO2। फिर से कहानी को समझिएगा। PaCO2 तो बढ़ गया, ये बढ़ेगा तो इसका दुश्मन कौन था रे बच्चों? पीएच। पीएच क्या होगा? कम होगा। जब पीएच कम होगा, पहली बात तो यहां पर मेटाबॉलिक फिर हट गया, मेटाबॉलिक फिर हट गया। दूसरा, PaCO2 बढ़ा तो पीएच कम हुआ। कम होने को क्या कहते हैं? मैंने कहा एसिडोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडोसिस कहते हैं। और एसिडोसिस कौन सा होगा? रेस्पिरेटरी। एसिडोसिस कौन सा होगा? रेस्पिरेटरी। अगेन पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां कोई गलती मत करना, अब किसी भी शर्त पे कोई गलती मत करना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मैंने दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिए, मैंने क्लियर समझा दिया कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस का। सिर्फ मैंने आपको एसिडोसिस और एल्क्लोसिस का मीनिंग यहां पर क्लियर किया। ओके फाइन। एक और एमसीक्यू, एक और एमसीक्यू। डिक्रीज प्लाज्मा बाइकार्बोनेट। देखिए कहानी समझिएगा। HCO3 यदि डिक्रीज होगा तो इसका बेस्ट फ्रेंड कौन था? पीएच। पीएच भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। HCO3 वर्ड आती मतलब क्या है? मेटाबॉलिक। HCO3 वर्ड आती मतलब क्या? मेटाबॉलिक। तो हमने रेस्पिरेटरी को हटा दिया, हमने रेस्पिरेटरी को हटा दिया। अब जब HCO3 कम हो रहा है तो पीएच भी कम हो रहा है। कम होने को क्या कहेंगे? एसिडोसिस कहेंगे। कम होने को क्या कहेंगे? एसिडोसिस कहेंगे। तो राइट आंसर क्या बनेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फंटास्टिक पार्टिसिपेशन फ्रॉम JINC आर्मी, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन। पिक्चर क्लियर होती जाएगी धीरे धीरे, धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होती जाएगी बच्चों। एक और एमसीक्यू आपके सामने। क्वेश्चन कहता है इंक्रीज प्लाज्मा बाइकार्बोनेट। देखिएगा फिर यहां पर बाइकार्बोनेट की बात आई है। जैसे ही बाइकार्बोनेट बढ़ा तो हमने रेस्पिरेटरी को भगा दिया, हमें रेस्पिरेटरी नहीं चाहिए। और जब यहां पर बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 बढ़ा, HCO3 बढ़ेगा तो पीएच भी बढ़ेगी, क्यों? दोनों क्या है? दोस्त है। और पीएच बढ़ेगा तो हम एल्क्लोसिस बोलेंगे, एल्क्लोसिस बोलेंगे। और एल्क्लोसिस बोलेंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस। यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चों? किसी को कोई क्वेरी? अभी मैं सिर्फ बेसिक से लेके चल रहा हूं, सिर्फ बेसिक से लेके चल रहा हूं। और उस टफ से टफ एमसीक्यू का भी हम सामना करने वाले हैं जिससे डर लगता था बच्चों में। तो यहां तक किसी को कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। ओके फाइन। एक और एमसीक्यू, एक और एमसीक्यू। ये थोड़ा ट्रिकी है, क्वेश्चन को समझना। पीएच 7.39, PCO2 44, HCO3 26, HCO3 26। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने। समझना होगा पीएच जो है 7.39 है। नॉर्मली 7.35 से 7.45 होता है, मतलब सीधा या तो नॉर्मल है, या तो नॉर्मल है बच्चों, या तो नॉर्मल है। दूसरा PCO2 जो है 44 है, नॉर्मली 35 से 45 होता है, तो बच्चों ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। HCO3 जो 26 है, नॉर्मली 22 से 27 होता है और यहां पर 26 मिला, तो ये भी नॉर्मल है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा बच्चों? क्या बात है, क्या बात है, फंटास्टिक, नॉर्मल। तो मतलब अभी तक ये आप समझ चुके हो, समझ चुके हो कि यहां पर जो भी पैरामीटर हमने बेसिक्स पढ़ा वो पिक्चर क्लियर हो गई। अब ले चलता हूं दूसरी दुनिया में बच्चों, जहां पर हम जानेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कोलिसिस के कारण कौन है। नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन चलेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कोलिसिस के बारे में, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे वो तूफानी एमसीक्यू जहां पर हमेशा घबराहट होती है। पार्शियल कंपनसेट, अनकंपनसेट, है ना, टोटली कंपनसेट, ये जो टर्म्स आते हैं इसकी मीनिंग को भी हम देखेंगे, इसकी मीनिंग को भी हम देखेंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। पहले मैं आपको शॉर्टली बताना चाहूंगा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कारण क्या हो सकते हैं।
रेस्पिरेटरी अल्कोसिस के कारण क्या हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीधा कॉज का नाम लिखा होगा और आपसे एब्नॉर्मेलिटीज पूछते हैं। सीओपीडी कैन कॉज, अस्थमा कैन कॉज, एंजाइटी कैन कॉज, फीवर कैन कॉज, पेन कैन कॉज। कॉज का नाम लिखा होगा और आपसे आंसर पूछेंगे। तो मैं चाहता हूं हम उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करके आगे चलते हैं। कॉजेस का नाम पूछेंगे तो भी आप सही आंसर पुट कर पाओ, तो भी आप सही आंसर पुट कर पाओ। हियर यू कैन सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। हम बात करें बच्चों रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की, हम बात करें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की, तो ये पिक्चर आपको समझ में आना चाहिए कि एसिडोसिस का मतलब होता है पीएच जो होगा वो डिक्रीज होगा, पीएच जो होगा वो डिक्रीज होगा, PCO2 जो होगा वो इंक्रीज होगा। इन दो पैरामीटर को याद रखना। हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात करें, पीएच कम हुआ, एसिडोसिस हो गया, उसका दुश्मन PCO2 क्या हुआ, बढ़ गया, तो दैट वी कैन से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, आई यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ओके फाइन। दूसरा मैंने यहां पर क्लियर लिखा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मीनिंग क्या है? व्हेन द लंग्स कैन नॉट रिमूव ऑल CO2, body produce this can cause body fluid especially blood to become too acidic। आपके लंग्स यदि when your lungs is unable to expel out CO2, लंग्स का काम क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में? CO2 को बाहर निकालना, CO2 को बाहर निकालना। जब your lungs is unable to exhale out, लंग्स काम नहीं करेंगे, एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो गया, और आपका लंग्स जब CO2 को बाहर नहीं निकालेगा तो लंग्स में कौन भर जाएगा? CO2। और जब CO2 लंग्स में बढ़ेगा तो पीएच कम होगा और पेशेंट को क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पेशेंट को क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ओके फाइन। अब कुछ कॉजेस के बारे में बता देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जब आपसे एमसीक्यू पूछूंगा बदमाश बच्चों, तो आपको एक एक कॉज को नोट डाउन करना, एक एक कॉज को नोट डाउन करना। सीधे एमसीक्यू आएंगे, कॉज का नाम लिखा होगा और बदमाश बच्चों को आंसर लिखना होगा, बदमाश बच्चों को आंसर लिखना होगा। बच्चों इंदिरा रेगर, सब्र कर बेटा, सब्र कर, आ रहा हूं, वहीं पहुंचूंगा, सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, सब्र करें इंदिरा, बिल्कुल सब्र करें बेटा। कॉजेस की बात करें, सबसे पहले मैंने लिखा बच्चों ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे, मतलब सीधा रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर। जब हम देखते हैं उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो ऑर्गन है, उन ऑर्गन में वो सारी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज कॉज क्या करेगी? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मतलब उन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से CO2 बाहर नहीं जाएगा। जब CO2 बाहर नहीं जाएगा तो CO2 का एक्यूमुलेशन लंग्स में होगा, लंग्स में CO2 बढ़ेगा तो उसको हाइपरकैप्निया बोलेंगे, और डेफिनेटली लंग्स में बढ़ेगा तो ब्लड में भी बढ़ेगा, तो डेफिनेटली पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में सबसे पहले लिखा अस्थमा। देखिए बच्चों, अस्थमा जो है एलर्जन डिसऑर्डर है, एलर्जिक डिसऑर्डर है, और ये एलर्जिक जो डिसऑर्डर है ये रेस्पिरेटरी, जो रेस्पिरेटरी पासेज वे, रेस्पिरेटरी जो पासेज वे है उसमें क्या करता है? स्पाज्म करता है। क्या करता है? स्पाज्म करता है, जिससे O2 और CO2 का जितना एक्सचेंज होता है उतना नहीं होगा। शुक्रिया रजनी, उतना नहीं होगा तो CO2 का लेवल बढ़ेगा, CO2 का लेवल बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, तो क्या कॉज करेगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। दूसरा एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ लंग्स, कोलैप्स ऑफ लंग्स। लंग्स का कोलैप्स होना एटेलेक्टेसिस कहलाता है, लंग्स का कोलैप्स होना एटेलेक्टेसिस कहलाता है। देन एम्फाइसीमा, जिसको मैंने कहा बच्चों पिंक पफर, एम्फाइसीमा जिसको हम कहते हैं पिंक पफर, इसमें एलियोलाई, एलियोलाई सैक जो है वो डैमेज हो जाता है और एयरवे क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। एयरवे क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। ये सारे वो कॉज आपको बता रहा हूं जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज करते हैं, जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज करते हैं। उसके अलावा पल्मोनरी एडीमा, पल्मोनरी एडीमा हमेशा राइट, पल्मोनरी एडीमा हमेशा सॉरी लेफ्ट हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर का कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसमें एल्यूलाई सैक में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, एल्यूलाई सैक में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। उसके अलावा निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रेन ट्रॉमा हो गया, और CNS। देखिए ब्रेन ट्रॉमा, और आप लिख लीजिएगा COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये सारे वो पैरामीटर्स है जिनके वजह से एयरवे क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा। लंग्स में तो बढ़ेगा CO2 और पीएच होगी कम, पीएच होगी कम। दूसरा लिखा CNS डिप्रेसेंट,
मतलब आपको अच्छे से पता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी सेंटर आपने पढ़ा होगा, और सेंटर हमने पढ़ा मेडुला ऑब्लिंगेटा। सेंटर कौन होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो यदि पेशेंट को एनेस्थेसिया दिया जाएगा, या पेशेंट को सिडेटिव दिया जाएगा, या पेशेंट को गुलियन बेरी सिंड्रोम होगा, इन सब की वजह से गड़बड़ कहां होगी? मेडुला ऑब्लिंगेटा में, और ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट ही नहीं कर पाया, तो O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं होगा। O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं होगा, और एक्सचेंज नहीं होगा तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। दूसरा लिखा हाइपोवेंटिलेशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। देखिए बच्चों, आपको पता है एक ड्रग पढ़ते हैं हम लोग मॉर्फिन सल्फेट। आपको अच्छे से पता होगा, ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग है बच्चों। और मॉर्फिन सल्फेट क्या करती है? ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है। क्या करती है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है, जिसकी वजह से O2 और CO2 एक्सचेंज नहीं होता है। दैट वी कैन से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या कॉज होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बच्चों एक एक कॉज को ध्यान से नोट करते रहना। एमसीक्यू पूछूंगा मैं आपसे, एक एक कॉज को नोट करना। आई विल आस्क एमसीक्यू लेटर ऑन, टफेस्ट एमसीक्यू, इजीएस्ट एमसीक्यू आने वाले टाइम में। कॉजेस को नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, ब्रोंकिकेसिस, अगेन रेस्पिरेटरी एरो ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज। ब्रोंकाई बिकम डायलेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन। ब्रोंकाई जो होगा डायलेटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से O2 और CO2 कैन नॉट एक्सचेंज प्रॉपरली। O2 CO2 cannot exchange properly, तो bronchiectasis also responsible for respiratory acidosis. Pulmonary emboli, देखिए अच्छे से पता होगा बच्चों, यदि पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, जिसकी वजह से पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलाई हो सकता है, that can cause pulmonary artery or airway obstruction resulting in inadequate gas exchange। मतलब पेशेंट को डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, डीवीटी की वजह से पेशेंट को क्या हुआ? पल्मोनरी एम्बोलाई में पेशेंट के उन स्मॉल ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई एक्सचेंज नहीं हो रहा लंग्स में, तो क्या होगा बच्चों? O2 CO2 एक्सचेंज नहीं होगा, तो CO2 का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। CO2 का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा बच्चों। तो ये कॉजेस थे, याद रखना। सिडेटिव्स, गुलियन बेरी सिंड्रोम, एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज that are responsible can cause respiratory acidosis. Now we are going to see respiratory alkalosis. देखिए सिंपल, deficit of carbonic acid or decrease in a hydrogen ion concentration that result accumulation of the base. एक बार और फिर से बता रहा हूं, यहां पर pH क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब pH बढ़ेगा तो PCO2 क्या हो जाएगा? PCO2 डिक्रीज हो जाएगा। इट विल इंडिकेटिंग पेशेंट सफर विद रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। बच्चों कॉजेस की बात करें तो सबसे पहले मैंने लिखा फीवर। देखिए फीवर जो है इसको पायरेक्सिया भी बोलते हैं। फीवर जो है इसको पायरेक्सिया भी बोलते हैं। और फीवर की वजह से गुनगुन, इट्स ओके माय डियर, फीवर की वजह से पेशेंट को रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। कैसे होगा? देखिएगा, फीवर क्या करता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, इंक्रीज मेटाबॉलिक प्रोसेस रिजल्टिंग ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम ओवर स्टिमुलेट होगा तो O2 की डिमांड बढ़ेगी। तो याद रखिएगा, दैट आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। दूसरा हाइपर वेंटिलेशन। मैंने आपको हाइपो पढ़ाया था। हाइपो में मैंने कहा था कि हाइपो वेंटिलेशन आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कॉजेस हाइपर वेंटिलेशन वाले हैं बच्चों। जैसे रैपिड रेस्पिरेशन चाहिए पेशेंट को, ब्लोइंग ऑफ हो जाएगा CO2, और CO2 जैसे ब्लोइंग ऑफ होगा तो कार्बोनिक एसिड डिक्रीज हो जाएगा, और कार्बोनिक एसिड डिक्रीज होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो पीएच क्या होगा? बढ़ेगा। पीएच क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। तो हर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर को नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ते हैं। फीवर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, हाइपर वेंटिलेशन रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, इवन हाइपोक्सिया। देखिए बच्चों, हाइपोक्सिया, लैक ऑफ O2 इन टिश्यू, that we can say hypoxia, हाइपोक्सिया में क्या होगा? रेस्पिरेटरी जो सेंटर होगा वो स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी,
और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी तो ऑर्डर टू इंक्रीज क्या होगा, ऑक्सीजन, और पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपर वेंटिलेशन, और हाइपर वेंटिलेशन अगेन रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस, रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, हिस्टीरिया। देखिए एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, कैसे हिस्टीरिया कॉज करता है मैं पूरा मैकेनिज्म आपको बताता हूं। हिस्टीरिया क्या है, ये एक वो कंडीशन है जहां बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशन। मतलब हिस्टीरिया का मतलब एक लोगों का वो ग्रुप है जहां पर वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे कैन नॉट स्टॉप लाफिंग, कैन नॉट स्टॉप क्राइंग, शाउटिंग। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, ना तो चिल्ला सकते, ना हंसना शुरू किया तो बंद नहीं करेंगे, गुस्सा करना किया तो बंद नहीं करेंगे, रोना शुरू किया तो बंद नहीं करा। दैट काइंड ऑफ कंडीशन वी कैन से हिस्टीरिया। और आपके सोसाइटी में आसपास मार्केट में ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जहां पर खूब हंसने वाले लोग हैं, खूब गुस्सा करने वाले लोग हैं, और खूब क्राई करने वाले बच्चे हैं। इन सब फैक्टर की वजह से क्या होगा, विग्रस ब्रीथिंग एंड एक्सेसिव एक्सलेशन ऑफ CO2। मतलब जैसे आप हंसोगे CO2 ज्यादा निकलेगा, रोगे, हंसोगे, या फिर आप दैट वी कैन से लाफिंग करोगे या शाउटिंग करोगे तो ज्यादा CO2 निकलेगा, और CO2 ज्यादा निकलेगा तो CO2 कम हो जाएगा, और CO2 कम हो जाएगा तो pH क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। और pH बढ़ेगा, प्रीति देवी बदमाश बच्ची, pH क्या होगा जब बढ़ जाएगा तो रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस कहलाएगा। ओवर वेंटिलेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर, मतलब मरीज पेशेंट जो है वो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे, उसको ओवर वेंटिलेट कर दिया। ओवर वेंटिलेट करोगे तो CO2 फटाफट बाहर फेंकेगा, CO2 बाहर फेंकेगा तो डेफिनेटली pH बढ़ जाएगी, और pH बढ़ जाएगी तो रेस्पिरेटरी एल्क्लोसिस कहलाएगा। Administration of O2 and depletion of the CO2 cannot occur from the mechanical ventilation, causing client to be hyperventilated. देखिए इसके अलावा पेन, दर्द। देखिए बच्चों, पेन जो है इट इज अ फिफ्थ वाइटल साइन बोलते हैं इसको बच्चों, याद रखना, फिफ्थ वाइटल साइन। एग्जाम का कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो हु इज द फिफ्थ वाइटल साइन। टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर,